अपनी सहयोगी कमेंटेटर विनीता दीपक के साथ आपका स्वागत करता हूं। अब से थोड़ी ही देर बाद महामहिम राष्ट्रपति श्री रामस्वामी वेंकटरमन इस भव्य केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ये तीसरा मौका है जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार कल शाम को 5 बजे से रेल बजट को पेश किए जाने और फिर 29 फरवरी को आम बजट को पेश किए जाने की कार्यवाही का भी दूरदर्शन ने लोकसभा के प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट का प्रबंध किया है। Though there are many countries where proceedings of the parliament are telecast, India is one of the few where some of the important proceedings, including the President's address and now even the budget, will be telecast live. As you can see, most of the ministers and members of Parliament have already taken their seats. The Prime Minister, Cabinet Ministers, Deputy Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha and leaders of the opposition in both the houses sit in the front row. And as there are still a few minutes before the President's procession arrives, let us share some information about this historic Central Hall. It was here that the British transferred power to India on the midnight of August 14, 1947. The Central Hall has also witnessed framing of the Indian Constitution by the Constituent Assembly. Apart from holding the joint sittings of both the houses and the ceremonial addresses by the visiting heads of states, the Central Hall is also used by the members of Parliament for informal discussion. और विनीता, सिर्फ सांसद और भूतपूर्व सांसद ही नहीं बल्कि अनेक वरिष्ठ पत्रकारों को भी केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल में आने की सुविधा है और कई चटपटी खबरें जो आप सवेरे के अखबारों में पढ़ते हैं दरअसल इसी कक्ष में होने वाली अनौपचारिक बातचीतों से निकलती हैं। और जैसा कि विनीता ने बताया, इसके अलावा भी अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है ये केंद्रीय कक्ष। यहीं 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और यहीं संविधान सभा में भारतीय संविधान की रचना की गई थी। विदेशी मेहमान राष्ट्राध्यक्ष इसी कक्ष में सांसदों को संबोधित करते हैं। The circular Central Hall is adorned by portraits of distinguished national leaders. Under the Constitution, the President's address to the joint sitting of both the houses is a solemn and formal act and is to be conducted with utmost dignity and decorum. राष्ट्रपति के अभिभाषण के फौरन बाद संसद के दोनों सदनों की अलग-अलग से बैठकें होंगी जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण का पाठ रखा जाएगा। राष्ट्रपति के आगमन के फौरन बाद राष्ट्रीय गान होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण से आज के इस सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। राष्ट्रपति के दोनों ओर लोकसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति विराजमान रहेंगे। The President Shri R. Venkataraman is likely to outline the issues that are likely to dominate this session of Parliament. A little later, both the houses will meet separately and the President's address would be laid on the table of each house. अब से कुछ ही क्षणों में महामहिम राष्ट्रपति की सवारी केंद्रीय कक्ष के मुख्य द्वार पर पहुंचेगी। लोकसभा के अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल, राज्यसभा के सभापति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव उनकी अगवानी करेंगे। The President would be conducted to the Central Hall in a procession. He would be accompanied by the Prime Minister, Mr. Narasimha Rao, the Minister for Parliamentary Affairs, the Speaker of Lok Sabha, the Chairman of Rajya Sabha, and he will be followed by the Secretary Generals of the two houses. जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग सभी सांसद और मंत्रीगण पहले ही केंद्रीय कक्ष में पहुंच चुके हैं
और राष्ट्रपति की सवारी के पहुंचने का इंतजार हो रहा है। राष्ट्रपति मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल, राज्यसभा के सभापति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने उनकी अगवानी की। महामहिम राष्ट्रपति के साथ संसदीय कार्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद और लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव भी हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण से आज के सत्र की कार्रवाई प्रारंभ होगी। हर वर्ष संसद के सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। Honourable members, I welcome you to this first session of Parliament in 1992 and wish you the very best for the successful completion of the budgetary and legislative business ahead. I extend a special welcome to the new members from Punjab. The government had given an assurance that elections would be held in Punjab in February 1992. Despite many serious problems, this assurance has been fulfilled. Members are aware that the state of Punjab has been facing terrorist violence for the past decade, and many innocent lives have been lost. The brave people of Punjab deserve to be congratulated for the courage they have displayed in reaffirming the democratic process, their faith in the democratic process, and in abiding values of secularism and nationhood.
The government is committed to finding a just and amicable solution to all the outstanding issues in Punjab. The Rajiv Longowal Accord was a step in this direction. The presence of elected representatives will strengthen a meaningful dialogue and the participation in the process of all sections in the state. The involvement of forces across the border in aiding, arming, and providing logistic support to terrorists in Kashmir is now well known. Pakistan has continued its massive propaganda and disinformation campaign to defame India and to divert world attention from its overt and covert support to the terrorists. Terrorist action has taken a heavy toll of innocent lives. For 2 years, the normal life of the people in the state has been dislocated. A section of the population has been forced to flee the state and to take shelter outside. No doubt all efforts are being made to take care of the needs of those who have migrated. But the solution to the problem lies in their return to their own homes where they can be resettled safely. Government has launched a massive operation against terrorists with the help of the army. All-out efforts have been made to stop border infiltration. The recent efforts by terrorists to make massive intrusion across the line of control created a serious threat to peace in that area. Action, though belated on the ground by Pakistan and diplomatic moves by the government, succeeded in meeting this grave threat. Some groups of terrorists have surrendered along with their arms. Discussions have been held in different fora to activate a meaningful integration with the people. The government is at the same time continuing its efforts at increasing the pace of economic development in the state and expanding employment opportunities. An advisory council has also been set up at the state level. Government would be willing to consider any dialogue within the framework of the Constitution to restore normalcy. In the eastern part of the country, army had to be from September 1991 to restore peace and normalcy. The security forces have apprehended a large number of Ulfa activists and seized their weapons. Some activists have also surrendered voluntarily. Ulfa has released all hostages and has unilaterally declared the suspension of its agitation. Ulfa has shown willingness to hold negotiations with the government to find an amicable solution to the problems of Assam within the framework of the Constitution. The army operations in Assam have been suspended, pending a dialogue with the Ulfa. A close watch is being kept on the situation arising out of the Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute. Government has enacted a legislation to maintain the status quo of other places of worship as they existed on 15th August 1947. Action has been completed to set up a foundation for communal harmony to take care of children of families affected by communal violence. One of the commitments of the government was to establish a composite rapid action force to quell communal riots. All necessary decisions in this regard have been taken. The force has been raised. It will be recalled that in the last session, Parliament has met a long-standing demand of the people by enacting legislation to give Union Territory of Delhi a legislative assembly and a council of ministers. Government has initiated steps for the deal with a view to
holding elections. In my last address, I had spoken about the grim economic confronting the country. The government has moved swiftly to deal with the crisis. The balance of payments problem has been successfully handled. Our reserves of foreign exchange today stand at over 10,000 crores. We have redeemed the gold we had pledged, and we arrested the outflow of capital. International confidence is being restored. At the same time, the government has initiated steps to restructure the economy for greater productivity and growth. Changes have been made in industrial, fiscal, and trade policies. This process of change will continue and will have to be extended to other important sectors of the economy. The new industrial policy aims at consolidating the gains of the past decade and imparting a fresh impetus to Indian industry for enhancing its efficiency and productivity. The policy has already shown significant results. In the period after the policy changes were announced, the number of investment proposals have doubled compared to the same period last year. Approvals for foreign investments and technical collaboration also show a similar trend. Along with changes in industrial policy, a policy package for support to small-scale industry has been announced. The small-scale and tiny sector will continue to play an important role in providing employment and contributing to industrial output. With the changes that have been brought about in the industrial policy, the state governments have a major role to play in promoting industrial development. The central government will continue to interact with them to ensure that the benefits of the liberalized policy reach all corners of the country. We place great emphasis on exports. Despite an unavoidable import compression of 20%, exports to general currency area countries have shown modest growth of 6% in dollar terms. External obstacles on exports to rupee payment area have, however, affected the overall export growth. Efforts are being made to restore trade with republics of the former Soviet Union, and framework agreements are being entered into with all of them. The government is fully conscious of the need to protect the interests of those workers who may be affected by restructuring. A program of retraining and redeployment will be taken up, for which necessary funds will be provided. The strength of India lies in its working class. A standing tripartite committee has been constituted to examine the impact of new industrial policy on labor and make recommendations from time to time on labor-related problems. The National Commission on Rural Labor submitted its report last July and made a number of recommendations for improving the position of rural workers through creation of employment opportunities, additional source security, and strengthening existing roles and enactment of the new legislation. Government is studying these recommendations. The rise in price is a matter of great concern. Inflation has been caused to a large extent by the fiscal deficit. Once the fiscal deficit is reduced and brought under control, inflation is expected to come down to reasonable levels.
Other possible administrative steps like withholding measures and increasing release of trade rates have been taken. The inflation rate has come down from over 16% in August 1991 to about 12%. Government will continue to monitor prices and take steps to reduce these further. The economic policy changes initiated recently will form the basis of the 8th plan, which envisages a growth of 5.6%. This growth target is to be achieved by a process of total growth of 400,000 crores. The foremost objective of the plan will be to generate increased employment. Other priorities of the plan are eradication of illiteracy, universalization of elementary education, and providing drinking water and primary health facilities. The emphasis will be on increasing enrollment and on reaching out to the poorest, the most needy sections of our people. The 8th plan will also focus on strengthening infrastructure. The policy approach to the 8th plan has also been endorsed by the state at the recent meeting of the National Development Council. And government is confident that the economy will soon be on a sustainable and stable course of development. Growth rates have been encouraging in several critical infrastructure areas like electricity, coal, steel, and cement. Government is committed to further strengthening infrastructure. Every effort will be made to step up power supply and make it more stable. The development of atomic energy and non-conventional energy sources will receive high priority. The importance of effective communication system for the country's development cannot be overstated. These will be strengthened. Every effort will be made to increase the capacity and transport capability of the railway network. A new shipping policy is being initiated. A major restructuring of the Indian Airlines and Air India is envisaged, which will include modernization of the fleet and support facilities. The network of telecommunication services, particularly in rural areas, will be substantially extended. The progress made by the country in the field of science and technology is a matter of pride. To cite only a few, the indigenous fabrication of the second generation INSAT-2 series of satellites is proceeding according to schedule. INSAT-2A is expected to be launched next month. With the planned launching of satellite launch vehicles in the next 1 year, India will join the ranks of those few countries which have their own launch capability. The limitless potential of biotechnology, which is of direct relevance to areas as diverse as agriculture, pisciculture, and health, will be exploited to the full. The exciting possibilities of electronics will be followed up so that it brings tangible benefits to our people. The development of new contraceptive pills is yet another example of the benefits to be reaped through scientific advance. Even while reaching out to frontier areas, science and technological research must in final analysis be closely linked to improving the quality of life of our masses. While doing everything possible to accelerate the pace of progress, there must be environmental accountability all round on the part of the government, industry, and the people. A scheme of financial incentives and disincentives would supplement the normal regulatory measure to achieve this purpose. It's proposed to take up during the 8th five-year plan, a scheme of associating tribals and rural poor in afforestation of degraded forests on a usufruct sharing basis. The Wastelands Development Program, launched in 1985, will be strengthened, and it is proposed to take up the integrated development
of micro watersheds in 50 districts in the country. With the experience gained in the cleaning of River Ganga, the government proposes to take up the cleaning of major tributaries of this river and the grossly polluted stretches of other major rivers under the National River Action Plan. India looks forward to the forthcoming United Nations Conference on Environment and Development and will work towards ensuring that the conference safeguards the interests of the. One of the world's worst industrial tragedies took place in Bhopal on the 2nd December 1984. The aftermath of this event has scarred the lives of thousands of people. The Government of India has taken up on itself the responsibility to secure compensation for those affected and provide them relief. The legal process has been completed by the directive of the Supreme Court on 3rd October 1991. Government will ensure maximum relief to the victims. The tourism sector has emerged as one of the largest foreign exchange earners, providing employment to many. Government has launched a major initiative to accelerate growth of tourism in cooperation with the state governments, travel trade, and hotel industry. This has already started yielding results, and tourist arrivals have picked up, recording the highest level of international tourist arrivals in December 1991. The government's tourism action plan includes tourist facilitation at international airports, liberalized charter policy, creation of special tourism areas for integrated development, and intensive marketing of select destinations, along with a major thrust to the promotion of domestic and low-budget tourism. Our people must be provided with adequate facilities so that they get to see and to know their own country better. With this in view, government will focus on youth tourism. The foundation of our future security and progress lies to a great extent in agricultural growth. The dramatic progress we have made in agriculture, including in food crops, horticulture, fisheries, animal breeds, and poultry, has a lot to do with the progress in our research laboratories. But more than all else, it is the story of the life of the Indian farmer, his grit and determination. 1990-91 was the third agriculture year in succession where new record in food grains production was achieved. During 91-92, the southwest monsoon was erratic in its temporal and spatial behavior, and some fall in production is likely. While our researchers are now producing technologies to offset the vagaries of the weather, more intensive efforts have to be organized in the long term for improvement of land and productivity in rain-fed areas, since 70% of India's agriculture is based on rain-fed farming. The government has already taken up a massive program for improving the productive potential of the rain-fed land through improved crop practices, effective pest control, prevention of soil erosion, and better in situ moisture conservation. During the 8th plan, horticulture, animal husbandry, livestock development, and agro-processing will be given high priority. Cooperative and research efforts will be intensified in sheep, poultry, and piggery sectors. Processing and marketing facilities in these and other areas will be strengthened in order to create the right conditions for an increase in rural incomes. Research emphasis will be on increasing productivity of oil seeds, pulses, cereals, and diversification of agriculture for income and job generation, especially in rural areas.
Recently, issues associated with sharing and allocation of waters between the states have been generating passions and tensions. It will have to be ensured that water, one of the nature's precious gifts, is shared in an equitable manner in the larger national interest. Water is a flowing entity, variable in quantity from year to year and season to season. It should be managed in a harmonious manner, in a spirit of understanding and cooperation between the areas served by it. Rivers should be binding force for the people of different regions rather than a matter of discord. Every effort should be made to resolve through dialogue all disputes relating to the use of water of any interstate river. Should this not be possible, government will ensure expeditious settlement of the disputes through the adjudication machinery set up by law for this purpose. Effective measures are being taken to generate greater employment opportunities for the most disadvantaged sections through integrated rural development program and Java Rozgar Yojana. Special efforts will be made to expand employment opportunities for scheduled castes and scheduled tribes and women. No effort will be spared to provide safe drinking water to our people, on which depends the state of their health. All identified no-source village problems will be provided with drinking water source by end of 1992-93. In recognition of Shri Rajiv Gandhi's commitment to provide safe drinking water to the remotest of remote villages, government have renamed the technology mission on drinking water for rural areas as the Rajiv Gandhi National Drinking Water. Rural housing will continue to special attention by improving the quality of implementation of Andhra Awas Yojana. Government is committed to the strengthening of the Panchayat Raj institutions so that effective political power rests with the people themselves. To this end, the Constitution has been introduced in Lok Sabha in September 1991. Poverty is controlled in urban areas, employing generation and quality education. Schools in urban sector will be introduced. The new housing policy is designed. The main objective of the new policy will be to create an enabling environment for housing activity and to assist the people, in particular the vulnerable sections, to secure for themselves affordable shelter through access to developed land, building materials, finances, and technology. Government is committed to the eradication of the dehumanizing practice of manual scavenging through low-cost sanitation schemes through a time-bound program. Schemes for the conversion of dire latrines into low-cost sanitation units have been already approved for over 740 towns in the country. Rehabilitation of those engaged in the practice of scavenging is also being undertaken. Government has decided to bring a legislation under Article 252 of the Constitution, making the practice of engaging manual scavengers an offence. A Constitution Amendment Bill has been introduced in the Lok Sabha with a view to strengthening urban local bodies so that they are able to provide better facilities and services to the people. The government is acutely conscious of the problems of the scheduled castes and scheduled tribes. In respect of repeated incidents of atrocities against scheduled castes and scheduled tribes, a special conference of chief ministers was held in October 2021 in order to focus on the need for the
state government have also been tasked to identify tension-prone areas and to take special administrative measures to deal with them. In the context of job opportunities for scheduled castes and scheduled tribes, government has been taking measures to increase their representation in government departments and public sector undertakings and banks. With this objective in view, the third special recruitment drive is underway at present. In accordance with the commitment given by the address last year, a National Backward Classes Finance and Development Corporation has been set up with authorized capital of rupees 200 crores to promote the economic development of the socially and educationally backward classes. In my last address, I had mentioned that steps would be initiated for the effective implementation of the 15-point program for the welfare of minorities, which seeks to ensure that minorities are protected and that they are not discriminated against in the matter of employment and in public service and benefits from development schemes. To realize this objective, the 15-point program is now being recast to make it more effective. The government has decided to confer statutory status on the Rehabilitation Council of India. The council sets the standards for manpower training for rehabilitation of the disabled. Government has also decided to introduce legislation for setting up a national trust for the welfare of persons suffering from mental retardation and cerebral palsy. Government will give high priority to needs of children and women, the most vulnerable groups in our society. Government will expand the ICDS program during the 8th plan so as to cover the entire country. The girl child will receive particular attention with a focus on her nutrition, health, education needs. Government is aware that mere legislative and administrative and judicial protection of women is not enough. The ultimate answer to the question of women's equality lies in their empowerment through organizing them to defend their social and economic rights and in creation of better income and self-employment opportunities. Government therefore would implement the Indira Mahila Yojana. Towards this end, government has constituted the National Commission for Women. Government attaches the highest priority to ensuring that no uncertainty whatsoever exists in the people getting their basic daily necessities. To this end, the government will make all-out efforts to strengthen the public distribution system. The cornerstone of the government's policy here would be vigilance and supervision over distribution at the village level, involving local initiatives and entrustment of these responsibilities to women in particular in order to fight leakages and malpractices. While efforts to improve the functioning of public distribution system all over the country will receive attention, priority will be given to implement a revamped public distribution system in about 1,700 blocks spread over the remotest and most backward areas of the country, such as those covered by the Integrated Tribal Development Projects, the Drought-Prone Areas Program, the Desert Development Program, the Designated Hill Areas, and urban slums. To ensure doorstep delivery of essential commodities to fair price shops, infrastructure and credit facilities would be improved and strengthened. Commodity coverage in public distribution system would be broadened. Measures in this direction have already been initiated in close cooperation with the state governments. The Essential Commodities Act 1955 is being strictly enforced against hoarders and black marketeers.
to enhance and sustain availability of essential commodities, and this drive will continue. Government looks upon public distribution system as the center of a new social development focus to be imparted to its various anti-poverty schemes. Appropriate linkages will be forged with our programs like the Jawar Rozgar Yojana and ICDS. All-out efforts are being made to protect and promote the rights and interests of the consumers. At present, 28 state commissions and 360 district forums are functioning in the country under the Consumer Protection Act 1986. The chief ministers have been requested to set up the remaining state commissions and district forums and to ensure that they function effectively. 82% of the 33,851 complaints filed before the district forum have been decided in favor of the consumers. Government have recently received the report of the high-power working group constituted to suggest amendments to the Consumer Protection Act 1986. The report is presently under examination. The recommendations of the working group on the amendments required to make Consumer Protection Act 1986 more effective would be discussed in the Central Consumer Protection Council shortly. Government is implementing 14 national health programs, including the malaria eradication program, leprosy eradication program, control of blindness, and AIDS control program. Kala Azar is being reported year after year, and in recent time it has assumed epidemic proportions in Bihar. This needs to be tackled on a war footing. There is also an emerging problem of AIDS. Government has already prepared a program to deal with this menace, taking into account, among others, the crucial factor of blood safety. There has been a dramatic reduction in the prevalence rates of leprosy and improvement in the discharge of patients. A comprehensive program is proposed to be taken up to permanently upgrade ophthalmic facilities at the district and community health center levels. There has been generally a declining trend of incidence of vaccine-preventable diseases. Poliomyelitis cases have significantly declined. Declining trends in the case of whooping cough and diphtheria are also significant. The rate at which our population is growing will put tremendous pressure on our resources. The government has taken steps in recent months to evolve an integrated and holistic approach to achieve a marked decline in the birth rate. Towards this end, an action plan has been drawn up which seeks to improve the quality and outreach services. It is now proven that birth rates have remained high in areas with low female literacy and low age of girls at marriage. It is in these areas that special efforts will be concentrated under the action plan. Particular attention will be given to 90 districts in the country which have a crude birth rate of over 39 per thousand. The action plan was scrutinized and endorsed by the National Development Council and the meeting of the State Health and Family Welfare Ministers. The National Development Council has also set up a subcommittee of chief ministers on population control to act as the focal point for all the measures under this action plan. The problem of population is not a concern confined merely to the central and the state governments. Elected representatives, voluntary organizations, other leaders of public opinion, indeed each one of us cutting across all sections of the society will have to participate in these efforts. A national consensus on this is the need of the hour, and Parliament has to take the lead in this matter.
The national policy on education was adopted by Parliament in 1986, and its implementation commenced soon thereafter. Several developments in the sphere of education and the report of the NPE Review Committee made it necessary to examine the need for modification in the education policy. The process of examination is soon to conclude, and I am confident that uncertainty in respect of the policy will now be set at rest, reiterating the main thrust of the 1986 policy. The National Literacy Mission, which was launched by the late Shri Rajiv Gandhi in May 1988, has made significant strides. I share with you a sense of pride in the fact that all the districts of Kerala and Pondicherry, as well as several in other states, have succeeded in eradicating illiteracy. Total literacy campaigns are at present being implemented in nearly 70 districts in the country. The campaigns in these districts will cover nearly 30 million illiterates in various age groups and would cost 210 crores. The campaigns are being implemented with the active cooperation and support of voluntary agencies. We, however, still have a long way to go and need to commit ourselves to the great challenging task of freeing all parts of the country of illiteracy, particularly in the 15-35 age group by the end of the 8th plan. We have simultaneously to work towards universalization of primary education, comprising universal access, universal participation, and universal achievement of minimum levels of learning. The formal system of primary education has been strengthened, and a centrally sponsored scheme for Operation Blackboard, which is designed to provide necessary infrastructure. 3.8 lakh schools out of the total of 5.7 lakhs in the country have already been covered. More than 70,000 additional teachers have been appointed. Assistance for the central government to the tune of 620 crores has already been provided. In addition, to provide learning opportunities to those children who are not in a position to avail themselves of school facilities, 2.45 lakh centers of non-formal education are being conducted by state governments. Another 27,000 are being conducted by 410 voluntary agencies. Central assistance to the tune of 208 crores has been provided towards this effort. We also need to effectively delink degrees from jobs and to give to the entire education system a work and a vocational orientation. A decision has already been taken to set up a Central Institute of Vocational Education under the National Council of Education, Research and Training. The Institute will actively promote the vocationalization of education. The need to persist with attention on improvement of technical education is obvious. It is essential to create conditions for much greater rigor in teaching and research and to enlarge the number of institutions pursuing standards of excellence. Events on the world scene have continued to unfold at an amazing pace since I addressed the Parliament in June last year. The intervening period has been an extremely active one in India's foreign policy. The government's foreign policy priorities are to maintain the unity and territorial integrity of India, to ensure our geopolitical security, and by creating a durable environment of stability and peace in our region, and to build up a framework
conducive for the economic well-being of our people by encouraging a healthy external economic environment. Within this overall framework of priorities, we are of course not only conscious of our geographical situation, but we are aware that our destiny lies in Asia, more especially in South Asia. The very fact that the first Asian Relations Conference was convened by India as early as 1947 bears witness to the fact that this has been the central pillar of independent India's foreign policy from the very beginning. India's policies are geared to be a part of resurgent Asia, as it is our hope that the 21st century would be an Asian century. Strengthening relations with our neighbors on a bilateral basis, as well as through the South Asian Association for Regional Cooperation, is of the highest priority. The recent SAARC summit, held in Colombo last December, should hopefully impart economic content to growing cooperation among the South Asian countries within the SAARC framework. The recent visit of the Prime Minister of Nepal has ushered in a qualitatively new era of relationship between the two countries, resulting in opening very important areas of cooperation, which will fortify the unique closeness of our ties, strengthened by the emergence of multi-party democracy in Nepal. The recent visit of the Chinese Prime Minister has been an important milestone in the further development of our relations. We have enhanced our mutual understanding through exchange of views on bilateral, regional, and international issues at high level. We are keen that the traditionally friendly relations with Bangladesh are further expanded in the changed context with the advent of democracy in Bangladesh becoming an additional bond between our two countries. We are committed to the strengthening and consolidation of bilateral relations with Sri Lanka in keeping with the traditional and historic ties between our two countries. The voluntary return of Sri Lankan refugees back to their homeland, based on the assurances received from Sri Lanka government, commenced on 20th January 1992 and is continuing. Our close relations with Maldives are being further consolidated with a number of exchange of visits at high level between the two countries during 1991. Periodic high-level exchanges have helped maintain and strengthen close understanding and cooperation in our excellent relations with Bhutan. Pakistan's negative approach towards India and its support to terrorism in Punjab and Jammu and Kashmir continue to be the main impediments to normalization of relations. The dangers inherent in such actions in violation of the Simla Agreement and universally accepted norms in interstate conduct have been repeatedly pointed out to Pakistan. We have nevertheless continued with our efforts to carry the confidence-building process and bilateral dialogue forward. Unfortunately, in the recent past, the government of Pakistan and the Pakistan National Assembly have chosen to associate themselves with the statements and actions that have vitiated the atmosphere. We hope that the government of Pakistan will join us in serious endeavors to establish tension-free and good neighborly relations between our two countries. On 26 December 1991, we announced our decision to accord formal recognition to the Russian Federation and to all other republics of the erstwhile Soviet Union. Russia has assumed the role of a successor state and has taken over the seat of the erstwhile Soviet Union in the United Nations Security Council. We have sought to maintain our traditionally close relations
not only with Russia, but with other republics as well. In addition to our embassy in Moscow, we plan to open embassies in Ukraine, Kazakhstan, and Belarus, and upgrade our consulate general in Tashkent in Uzbekistan. A high-level delegation recently visited Russia and Ukraine to establish a new framework of political relations with these independent republics and to review arrangements for maintaining our long-standing trade and economic links with them. Several leaders from the Central Asian republics have visited and are expected to visit India during the next few months. During these visits, we shall seek to conclude appropriate agreements to promote our political, economic, commercial, and cultural ties with these countries, with whom we share historic bonds of friendship. The values of democracy, individual liberty, and respect for human rights, which we share with the United States of America, provide a strong basis for close cooperation between the two largest democracies of the world. Our expanding consultations in both bilateral and multilateral fora encompass a wide range of issues, including peace, security, and threats emanating from terrorism and drug trafficking. The United States is our largest trading partner and a major source of technology. It has been supportive of our efforts to overcome our temporary economic difficulties and launch a far-reaching program of economic reform. We look forward to a long-term and mutually rewarding economic partnership with the United States. The Prime Minister has a very useful meeting with President George Bush in New York during the recent UN Security Council meeting. There was a strong mutual interest expressed in further consolidation and expanding of bilateral and multilateral ties. We attach special importance to our relations with the countries of West Asia and North Africa. We have over the years extended consistent and unequivocal support to the Arab cause, particularly to the Palestinian struggle for their just and inalienable rights. India has welcomed the reactivation of the West Asian peace process and on the ongoing dialogue between Arab states and Israel to find a just and equitable settlement to the Arab-Israeli dispute. Given the changed political realities in the region, India has decided to establish diplomatic relations with Israel. We look forward to establishing a comprehensive and multifaceted relationship with Israel. India enjoys an enormous fund of goodwill with African countries because of the consistent and effective support to anti-colonial struggle in South Africa. We are proud that the liberation struggle in South Africa against apartheid has led to tangible reforms since 1990. We have played a catalytic role in the efforts to resolve the Cambodian conflict. India was among the countries specially mentioned in the Paris International Conference on Cambodia for facilitating the peace process. We have demonstrated our support against attempts to institutionalize racial discrimination in Fiji by taking up the matter in the UN General Assembly from 1987 onwards and by opposing the re-entry of Fiji into the Commonwealth. Japan's position as an economic superpower in the present world draws us closer to enlarge our bilateral cooperation on a wide range of matters of mutual concern, which we believe is an important factor for peace and progress. We have enjoyed age-old cultural and bilateral ties with the countries of Southeast Asia. This is a region which has made rapid progress in a very short time.
The economic initiatives taken by the government will create fresh opportunities for strengthening our economic interaction with this region. The government attaches highest priority to strengthening our relations with ASEAN and its member countries. We look forward to initiating our sectoral dialogue with the ASEAN soon. Europe's emergence following the Maastricht summit meeting in last December as a strong political and economic entity in the modern world is of great significance. The European community is our major trading partner and an important source of investment, and we are keen to expand and strengthen further our cooperation. Our Prime Minister's first visit abroad was to Germany, where he discussed with the German leaders a wide range of subjects of mutual concern and cooperation between these two countries. We have also had a useful dialogue with other major European countries like United Kingdom, France, and Portugal. With the sweeping changes brought about by the recent events at the end of the Cold War and issues connected therewith, a new configuration is bound to assume a new North-South complexion in the framework of non-confrontationist context and methodology. The developing countries in the world will need to gear themselves for the new odyssey of development aimed at the attainment of equitable prosperity all over the world. World peace and comprehensive disarmament would make an important contribution to this ultimate vision of a happy and fulfilled humankind. India will work towards the realization of this vision. At multilateral level, our participation has a similar overall framework of priority. The non-aligned movement is readjusting in a dynamic manner to the breathtaking pace of global developments. We have reaffirmed our faith in this continued relevance. The independence of national decision-making that is enshrined in the philosophy is today more relevant than ever before. In other multilateral fora, such as the G15 and the Commonwealth Summit, the Prime Minister not only articulated our views on important issues, but re-emphasized the need to restore the centrality and criticality of development issues on the multilateral agenda. The Uruguay round of negotiations has reached a crucial stage. We shall continue to defend our vital interests and seek improvement as we work towards the establishment of a fair and balanced multilateral trading system. But even as we move into the future, let us be disciplined and resolute in our approach. Let us shun acrimony for dialogue, violence for amity, lest we be deflected into the bylanes of history. Honourable members will be called upon to consider this session important legislative business and other matters of great national importance. Your deliberations will, I am sure, be informed by reflection and wisdom. I now commend you to your task and wish you all success. Jai Hind. माननीय सदस्यगण, वर्ष 1992 में संसद के इस प्रथम अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उनकी सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंजाब से आए नए सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं।
सरकार ने आश्वासन दिया था कि फरवरी 1992 में पंजाब में चुनाव कराए जाएंगे। कई गंभीर समस्याओं के बावजूद इस आश्वासन को पूरा किया गया है। सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि पिछले दशक से पंजाब राज्य आतंकवादी हिंसा का सामना करता रहा है और कई निर्दोष जाने गई हैं। पंजाब की बहादुर जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीयता के अपनी आस्था को पुनः व्यक्त करने में जिस साहस का परिचय दिया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सरकार पंजाब में सभी अनसुलझे मसलों का उचित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए वचनबद्ध है। राजीव लोंगोवाल समझौता इस दिशा में एक कदम था। निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अर्थपूर्ण वार्ता और इस प्रक्रिया में राज्य के सभी वर्गों की भागीदारी के लिए बल मिलेगा। कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता और हथियार देने तथा संभार तंत्र का समर्थन देने में सीमा पार शामिल होना अब एक सर्वविदित तथ्य है। पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने तथा आतंकवाद को वह जो अप्रच्छन्न रूप से समर्थन दे रहा है, उससे संसार का ध्यान हटाने के लिए व्यापक रूप से गलत और झूठे प्रचार का अभियान चलाया है। आतंकवादी कार्रवाई से अनेक निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। 2 वर्ष से भी अधिक समय से इस राज्य का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ लोगों को जबरन राज्य से भागना पड़ा है और बाहर शरण लेनी पड़ी है। इसमें संदेह नहीं कि जिन लोगों ने स्थान बदला है, उनकी जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, किंतु समस्या का समाधान इस बात में है कि वे अपने घर लौट जाएं, जहां सुरक्षित रूप से फिर बच सकें। सरकार ने सेना की मदद से आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस बात के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सीमा पर घुसपैठ रोकी जाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उग्रवादियों ने हाल में नियंत्रण रेखा पार करने के जो व्यापक प्रयास किए, उससे उस क्षेत्र में शांति को भारी खतरा उत्पन्न हुआ। देश से ही सही पाकिस्तान द्वारा की गई जमीनी कार्रवाई और मेरी सरकार द्वारा किए गए राजनयिक प्रयासों से इस गंभीर खतरे का मुकाबला करने में सफलता मिली। कुछ आतंकवादी ग्रुपों ने अपने हथियारों के साथ समर्पण किया है। विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श हुए हैं, जिससे कि जनता के साथ एक अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाकलाप में तेजी लाई जा सके। साथ ही मेरी सरकार ने राज्य में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। राज्य स्तर पर एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए बातचीत करने के लिए इच्छुक है, जो संविधान के ढांचे के भीतर हो। सितंबर 1991 से देश के पूर्वी भाग असम में शांति और सामान्य स्थिति फिर से बहाल करने के लिए सेना तैनात करनी पड़ी थी। सुरक्षा बलों ने अनेक उल्फा उग्रवादियों को पकड़ा है और उनके हथियार जब्त किए हैं। कुछ उग्रवादियों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण भी किया है। उल्फा ने बंदी बनाए गए सभी व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है तथा अपने आंदोलन को रोकने की एक तरफा घोषणा कर दी है। उल्फा ने संविधान के ढांचे के तहत असम समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। उल्फा के साथ बातचीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए असम में फिलहाल सेना की कार्रवाई रोक दी गई है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने 15 अगस्त 1947 को विद्यमान अन्य पूजा स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कानून बनाया है। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिए सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मेरी सरकार की
एक वचनबद्धता थी सांप्रदायिक दंगों को दबाने के लिए एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल का गठन करना। इस संबंध में सभी आवश्यक निर्णय ले लिए गए हैं। इस बल की स्थापना कर दी गई है। आपको याद होगा कि पिछले अधिवेशन में संसद ने कानून बनाकर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा परिषद की स्थापना हेतु जनता द्वारा काफी समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। सरकार ने चुनाव शीघ्र करवाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कार्रवाई आरंभ कर दी है। मैंने अपने भाषण में देश की विकट आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कठोर निर्णय लिए जाने की बात कही थी। सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई आरंभ कर दी है। भुगतान संतुलन की समस्या को सफलतापूर्वक निपटाया गया है। इस समय हमारी विदेशी मुद्रा का आरक्षित कोष 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है। हमने बंधक रखे गए सोने को छुड़ा लिया है तथा पूंजी के देश से बाहर जाने पर रोक लगाने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय साख पुनः स्थापित की जा रही है। साथ ही मेरी सरकार ने अधिक उत्पादकता तथा विकास के लिए अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की कार्रवाई आरंभ कर दी है। औद्योगिक, राजकोषीय और व्यापार नीतियों में परिवर्तन लाए गए हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जारी रहेगी और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया लागू करनी होगी। औद्योगिक नीति का लक्ष्य पिछले दशक के लाभों को समेकित करना तथा भारतीय उद्योग की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसी नीति से महत्वपूर्ण परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। नीति में परिवर्तन की घोषणा के बाद गत वर्ष की अवधि में तुलना में निवेश प्रस्तावों की संख्या दुगनी हो गई है। विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग की स्वीकृति दिए जाने में भी ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। औद्योगिकी नीति में किए गए परिवर्तनों के साथ साथ लघु क्षेत्र के उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए एक नीति पैकेज की घोषणा की गई है। लघु तथा छोटे उद्योग रोजगार प्रदान करने तथा औद्योगिक उत्पादन में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों को मुख्य भूमिका निभानी है। केंद्र सरकार उनसे सहयोग करती रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उदारीकृत नीति का लाभ संपूर्ण देश को मिल सके। हम निर्यात पर अधिक जोर देते हैं। लगभग 20% अपरिहार्य आयात दबाव के बावजूद सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को किए गए निर्यात में डॉलर के रूप में % की साधारण वृद्धि हुई है। फिर भी उन क्षेत्रों में जहां भुगतान रुपयों में होता है, निर्यात पर बाहरी बाधाओं के कारण संपूर्ण निर्यात वृद्धि प्रभावित हुई है। भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के साथ व्यापार पुनः आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन सब के साथ ढांचागत करार किए जा रहे हैं। नई नीतियों के परिणाम स्वरूप वर्तमान ढांचे में किए जाने वाले परिवर्तनों से जो कामगार प्रभावित होंगे, उनके हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है। पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियोजन के कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, जिसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत की शक्ति उसके कामगार वर्ग में निहित है। श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करने और श्रमिकों से संबंधित समस्याओं के संबंध में समय समय पर सिफारिश करने के लिए स्थायी त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग ने पिछली जुलाई में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है और रोजगार के अवसरों के सृजन और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान, विद्यमान कानूनों के सुदृढ़ीकरण और नई विधान तैयार करने के माध्यम से ग्रामीण कामगारों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। सरकार इन सिफारिशों का अध्ययन कर रही है। कीमतों में हो रही वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। मुद्रास्फीति काफी हद तक राजकोषीय घाटे के कारण हो रही है। एक बार यदि राजकोषीय घाटा कम हो जाए और उस पर काबू पा लिया जाए
तो आशा है कि मुद्रास्फीति कम होकर समुचित स्तर पर आ जाएगी। जमाखोरी को रोकने के उपाय और गोदामों से अधिक खाद्यान्न निकालने जैसे अन्य संभव प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। अगस्त 1991 में मुद्रास्फीति की दर 16% से अधिक थी, जो घटकर इस समय 12% रह गई है। मेरी सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें और कम करने के उपाय करेगी। हाल ही में किए गए आर्थिक नीति संबंधी परिवर्तन 8वीं योजना का आधार होंगे और 8वीं योजना की विकास की दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया है। विकास के इस लक्ष्य को 400,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित कुल परिव्यय से पूरा। योजना का प्रमुख उद्देश्य अधिक रोजगार पैदा करना होगा। योजना की अन्य प्राथमिकताएं हैं निरक्षरता का उन्मूलन करना, प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाना और पीने का पानी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस बात पर बल दिया जाएगा कि उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें और गरीब से गरीब तथा सर्वाधिक जरूरतमंद वर्गों को ये सुविधाएं सकें। 8वीं योजना में इसके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल में हुई बैठक में 8वीं योजना के नीतिगत दृष्टिकोण का राज्यों द्वारा पहले ही समर्थन किया जा चुका है और सरकार को विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था जल्दी ही विकास की दिशा में जीवनक्षम और स्थिर हो जाएगी। बिजली, कोयला, इस्पात एवं सीमेंट जैसे अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षेत्रों में विकास दर उत्साहवर्धक रही है। सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है। बिजली की पूर्ति बढ़ाने और उसे अधिक स्थिर बनाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। आणविक ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देश के विकास के लिए प्रभावी संचार प्रणाली के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क की क्षमता और परिवहन क्षमता में वृद्धि करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नई नौ परिवहन नीति आरंभ की जा रही है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के ढांचे में भारी परिवर्तन करने का विचार है, जिसमें वायुयानों का आधुनिकीकरण और सहायक सुविधाएं शामिल होंगे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा। हमारे देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह गर्व का विषय है। उदाहरणार्थ INSAT-2 उपग्रह का देश में स्वदेशी निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। INSAT-2A को अगले महीने छोड़े जाने की संभावना है। अगले 1 वर्ष में उपग्रह प्रक्षेपण यान के योजनाबद्ध प्रक्षेपण के साथ ही भारत इन्हीं गिने देशों की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास अपनी प्रक्षेपण क्षमता है। बायोटेक्नोलॉजी की असीमित क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाएगा, जो कृषि, मत्स्य पालन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इलेक्ट्रॉनिकी क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा ताकि इससे हमारे देश की जनता को सुनिश्चित लाभ हो सके। वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा होने वाले लाभों का एक अन्य उदाहरण है नई गर्भ निरोधक गोली को तैयार किया जाना। इससे अंततः सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को हमारी जनता के जीवन स्तर से इस प्रकार पूर्णतः संबद्ध किया जाना चाहिए जिससे कि उसमें सुधार हो सके। हर दृष्टि से प्रगति में तेजी लाने के लिए भी पर्यावरण के प्रति सभी को अर्थात सरकार, उद्योग और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस लक्ष्य को सामान्य नियामक उपायों के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन और प्रतिबंध की योजना द्वारा प्राप्त किया जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोग के अधिकार के साथ साथ भागीदारी आधार पर अवक्रमित वनों में वृक्षारोपण में
जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को सहबद्ध करने की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। 1985 में चलाए गए बढ़ती भूमि विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा और देश में 50 जिलों में सूक्ष्म जल विभाजकों के समन्वित विकास का कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है। गंगा नदी स्वच्छ करते समय प्राप्त हुए अनुभव से मेरी सरकार का यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत इस नदी की मुख्य सहायक नदियों और अन्य बड़ी नदियों के रूप से प्रदूषित नालों को साफ करने का काम हाथ में लिया जाए। भारत पर्यावरण और विकास के संबंध में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि इस सम्मेलन में विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा की जाए। विश्व की सर्वाधिक दुखद औद्योगिक घटना 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई। इस दुखद घटना के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। भारत सरकार ने इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने और उन्हें राहत प्रदान करने की स्वयं जिम्मेदारी ली है। 3 अक्टूबर 1991 को उच्चतम न्यायालय के निर्देश से कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी गई है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को अधिक से अधिक राहत दी जाए। पर्यटन का क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है जो कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। सरकार ने राज्य सरकारों, ट्रैवल, ट्रेड और होटल उद्योग के सहयोग से पर्यटन के विकास को बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं। इसके परिणाम मिलने प्रारंभ हो गए हैं तथा पर्यटकों के आने में वृद्धि हुई है। दिसंबर 1991 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही है। मेरी सरकार की पर्यटक कार्य योजना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पर्यटक सुविधाएं मुहैया कराना, उदार चार्टर नीति तथा समन्वित विकास के लिए विशेष पर्यटक केंद्र स्थापित करना और घरेलू और कम बजट के पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए चुनिंदा गंतव्य स्थलों पर व्यापक विपणन सुविधा प्रदान करना शामिल है। हमारे लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपने देश को बेहतर ढंग से जान सकें तथा समझ सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार युवा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करेगी। भविष्य में हमारी सुरक्षा और प्रगति का आधार काफी हद तक कृषि के विकास पर निर्भर करता है। कृषि जिसमें खाद्य उपज, बागवानी, मत्स्य उद्योग, पशु प्रजनन तथा मुर्गी पालन शामिल है के क्षेत्र में हमने जो तेज प्रगति की है उसका श्रेय हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में हुई प्रगति को है। किंतु इस प्रगति की कहानी अन्य सभी बातों के अतिरिक्त भारतीय किसान के जीवन तथा उसके धैर्य और दृढ़ निश्चय की भी कहानी है। 1990-91 का वर्ष लगातार ऐसा तीसरा कृषि वर्ष रहा जब खाद्यान्न उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून का रुख अल्पकालिक और स्थानिक स्वरूप का रहा है, जिसके कारण उत्पादन में कुछ गिरावट आने की आशंका है। हालांकि हमारे अनुसंधानकर्ता अब ऐसी तकनीक तैयार कर रहे हैं जिससे कि मौसम की अनिश्चितता का प्रतिकार हो सके। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भूमि सुधार और उत्पादकता में वृद्धि लाए गए के लिए आगे और अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि भारत की कृषि का 70% भाग वर्षा के जल से सिंचित खेती पर आधारित है। मेरी सरकार ने फसल के उन्नत तरीकों, कारगर विनाशकारी कीटों पर नियंत्रण, मिट्टी कटाव को रोकने तथा स्थानीय नमी को सुरक्षित रखने जैसे उपायों के माध्यम से वर्षा सिंचित भूमि उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए पहले ही बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी, पशुपालन, पशुधन विकास और कृषि प्रसंस्करण के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भेड़ पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन के क्षेत्र में सहकारी और अनुसंधान प्रयासों को और तेज किया जाएगा।
इनमें तथा अन्य क्षेत्रों में प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके। तिलहनों, दालों और अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार उत्पन्न करने और कृषि के विविधीकरण के लिए अनुसंधान पर बल दिया जाएगा। हाल ही में राज्यों के बीच जल के बंटवारे से जुड़े सवालों के कारण क्षोभ और तनाव उत्पन्न होते रहे हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति के इस बहुमूल्य उपहार जल का बंटवारा व्यापक राष्ट्रीय हित में न्याय संगत रूप में हो। जल एक प्रवाहशील तत्व है। इसकी मात्रा एक वर्ष से दूसरे वर्ष में तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में घटती बढ़ती रहती है। इसकी व्यवस्था इससे संबंधित क्षेत्रों के बीच परस्पर समझदारी और सहयोग की भावना से सौहार्द की जानी चाहिए। नदियों को विवाद का विषय होने की अपेक्षा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने वाली शक्ति होना चाहिए। किसी भी अंतर्राज्यीय नदी के पानी को प्रयोग में लाने से संबंधित सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो सरकार इस उद्देश्य के लिए विधि द्वारा स्थापित अधिनिर्णयन कार्य प्रणाली के माध्यम से इन विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करेगी। सबसे अधिक कमजोर वर्गों के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाब रोजगार योजना के जरिए रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने हेतु प्रभावकारी उपाय किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि इस पर उनका स्वास्थ्य निर्भर करता है। पेयजल की समस्या वाले सभी गांवों को, जिनकी पहचान कर ली गई है, 1992-93 के अंत तक पेयजल साधन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुदूर गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने को श्री राजीव गांधी की वचनबद्धता का सम्मान करते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल संबंधी टेक्नोलॉजी मिशन को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नया नाम दिया है। इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाकर ग्रामीण आवास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकारी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है, ताकि लोगों को प्रभावी राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो सके। इस संबंध में सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधक विधेयक पेश किया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी कम भयानक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं जारी रहेंगी। जल्दी ही एक नई राष्ट्रीय आवास नीति प्रस्तुत की जाने वाली है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण संबंधी क्रियाकलापों के लिए समुचित वातावरण तैयार करना होगा और जनता को, विशेषतः कमजोर वर्गों को सहायता देनी होगी, ताकि वे अपने लिए विकसित भूमि, भवन निर्माण सामग्री, वित्त व्यवस्था और प्रौद्योगिकी की पहुंच के माध्यम से उचित मूल्य पर घर प्राप्त कर सकें। सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के तहत कम लागत वाली सफाई योजना चलाकर मानव द्वारा मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। देश के 740 से भी अधिक कस्बों में शुष्क शौचालयों को कम लागत वाली सफाई यूनिटों में बदलने की योजना पहले से ही अनुमोदित कर दी गई है। मैला ढोने वाले लोगों के पुनर्वास का काम भी किया जा रहा है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन ऐसा कानून बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अधीन मानव द्वारा मैला ढोने की प्रथा को अपराध माना जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, ताकि इनसे लोगों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त हो सकें। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों की समस्याओं के प्रति अत्यधिक जागरूक है।
अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर बराबर हो रही अत्याचार की घटनाओं को ध्यान में रखकर 1995 में मुख्यमंत्रियों की एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि इस समस्या के समाधान पर राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता पर उनका ध्यान केंद्रित किया जा सके। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई कि वे तनाव बहुल क्षेत्रों का पता लगाएं और उनसे निपटने के लिए विशेष प्रशासनिक कदम। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नौकरियों के अवसर प्रदान करने के संदर्भ में सरकार सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में उनके अनुपात को बढ़ाने के उपाय करती रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस समय तीसरा विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल के मेरे अभिभाषण में किए गए वादे के अनुसरण में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत प्रदत्त पूंजी वाली एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम का गठन किया गया है। मैंने अपने पिछले अभिभाषण में उल्लेख किया था कि अल्पसंख्यकों कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और लोक सेवाओं में नियोजन और विकास योजनाओं से होने वाले लाभ के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे नया रूप दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद को सांविधिक दर्जा दिए जाने का निर्णय किया है। यह परिषद अपंगों के पुनर्वास के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण का मानदंड स्थापित करती है। सरकार ने मंदबुद्धि तथा मस्तिष्क पक्षाघात वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास का गठन करने के लिए कानून बनाने का भी निर्णय लिया है। सरकार महिलाओं और बच्चों, जो हमारे समाज के अति संवेदनशील वर्ग हैं, की आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता देगी। सरकार 8वीं योजना के दौरान समेकित बाल विकास योजना संबंधित कार्यक्रम को व्यापक बनाएगी ताकि इसमें समस्त देश को शामिल किया जा सके। बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उनके पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षिक जरूरतों पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। सरकार भली भांति जानती है कि महिलाओं का केवल विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। महिलाओं की समानता के प्रश्न का अंततः उत्तर यह है कि उनके सामाजिक और आर्थिक रक्षा करने के लिए उनको संगठित किया जाए, जिससे उन्हें अधिकार मिले तथा उनके लिए अच्छी आय और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। अतः सरकार इंदिरा महिला योजना को कार्यान्वित करेगी। इसी उद्देश्य के लिए सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है। सरकार ये सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देती है कि लोगों को अपनी आधारभूत दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न बनी रहे। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुलभ बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर वितरण प्रणाली के संबंध में सचेत रहना और उसका पर्यवेक्षण करना होगा, जिसमें इन दायित्वों को पूरा करने के लिए स्थानीय रूप से पहल करनी होगी और विशेष रूप से महिलाओं को यह काम सौंपना होगा, ताकि इस व्यवस्था में पाई जाने वाली कमियों और गलत तरीकों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यपालन में सुधार लाने का प्रयास करते समय देश के दूर दराज के क्षेत्रों और अधिक पिछड़े क्षेत्रों के लगभग 1700 ब्लॉकों में इस नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएं, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र और शहरी गंदी बस्ती योजना के अंतर्गत आते हैं। उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और क्रेडिट सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को और व्यापक बनाया जाएगा।
सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से इस दिशा में पहले ही उपाय शुरू किए जा चुके हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और बनाई रखी जा सके, और यह भी अभियान जारी रहेगा। मेरी सरकार एक नए सामाजिक विकास के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का आधार मानती है। जवाहर रोजगार योजना और समेकित जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ समुचित तालमेल रखा, उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की संवर्धन के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन देश में 28 राज्य आयोग और 300 कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि शेष राज्य आयोगों और जिला फोरम की भी स्थापना करें और यह सुनिश्चित करें ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। जिला फोरम में अभी तक दायर की गई 33,851 शिकायतों में से 82% शिकायतों का निर्णय उपभोक्ताओं के पक्ष में किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन किए जाने के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित उच्च अधिकार की रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई है। इस समय इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित संशोधनों के संबंध में इस कार्यदल की सिफारिशों पर शीघ्र ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में विचार किया जाएगा। सरकार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, अंधता नियंत्रण और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सहित 14 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है। हर वर्ष काला आजार की सूचना मिल रही है और हाल ही में इसने बिहार में महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसको युद्ध स्तर पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एड्स की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ रक्त सुरक्षा की जल समस्या को ध्यान में रखते हुए इस खतरे का मुकाबला करने के लिए पहले ही कार्यक्रम तैयार कर लिया है। कुष्ठ रोग की वर्तमान दरों में अत्यधिक कमी हुई है और रोगियों को इससे मुक्ति दिलाने में सुधार हुआ है। जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर नेत्र चिकित्सा सुविधाओं को स्थायी रूप से उन्नत करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। टीका अनिवार्य रोगों में कमी आई है। पोलियो के रोग में भी उल्लेखनीय कमी हुई है। काली खांसी और डिप्थीरिया के रोगों में भी अत्यंत कमी आई है। जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उससे हमारे संशोधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। मेरी सरकार ने जन दर में भारी कमी लाने के लिए हाल के महीनों में समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें गुणवत्ता में सुधार लाने और सेवाओं को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। अब ये साबित हो गया है कि जिन क्षेत्रों में साक्षर महिलाएं कम हैं, विवाह के समय लड़कियों की उम्र कम है और नवजात शिशु तथा प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है, वहां जन्म दर ऊंची बनी हुई है। इस कार्य योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाएंगे। देश के उन 90 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनमें प्रति हजार जन्म दर 39 से भी अधिक है। राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रियों की बैठक में और राष्ट्रीय विकास परिषद में इस कार्य योजना की समीक्षा की गई और इसका समर्थन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस कार्य योजना के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में मुख्यमंत्रियों की एक उपसमिति भी गठित की है जो सभी उपायों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगी। जनसंख्या की समस्या केवल केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता का विषय नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों, आम जनता के अन्य नेताओं, वास्तव में हम सभी अर्थात समाज के सभी वर्गों के लोगों को इन प्रयासों में भाग लेना होगा। इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति आज की सबसे बड़ी जरूरत है और संसद को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। संसद ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की थी
और उसके तुरंत बाद ही इसे लागू कर दिया गया था। शिक्षा हुए कई विकासों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जरूरत महसूस की गई कि शिक्षा नीति में संशोधन करने की आवश्यकता की जांच की जाए। जांच प्रक्रिया पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि इस नीति की अनिश्चितता अब समाप्त हो जाएगी, जिसमें मुख्यतः 1986 की शिक्षा नीति पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को, जिसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने मई 1988 में शुरू किया था, महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। वास्तव में आप सब के साथ मुझे भी इस बात का गर्व है कि केरल और पांडिचेरी के सभी जिलों और अन्य कई राज्यों में निरक्षरता उन्मूलन में सफलता प्राप्त कर ली है। देश के लगभग 70 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में विभिन्न आयु वर्गों के लोग लगभग 3 करोड़ को शामिल किया जाएगा और इन पर 210 होंगे। यह अभियान स्वयंसेवी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन से चलाए जा रहे हैं। इस दिशा में अभी बहुत काम करना है और हमें यह संकल्प लेना है कि 8वीं योजना के अंत तक देश के सभी भागों को, विशेषकर 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने का महान और चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही हमें प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने की दिशा में भी कार्य करना है, जो सबकी पहुंच में, जिसमें सबकी सहभागिता हो और न्यूनतम स्तर पर सबको सुलभ हो। प्राथमिक शिक्षा को औपचारिक व्यवस्था को केंद्र द्वारा प्रायोजित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम द्वारा स्वयं बनाया गया है। यह आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए तैयार की गई है। देश की कुल 5.7 लाख स्कूलों में से 3.8 लाख स्कूलों को इसमें पहले ही शामिल कर लिया गया है। 70,000 से अधिक अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 620 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे स्कूल की औपचारिक सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा 2,45,000 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं। 27,000 केंद्र 410 स्वयंसेवी द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए 200 रुपये की केंद्रीय सहायता दी गई है। हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि डिग्रियों को नौकरियों से कारगर रूप में अलग रखा जाए और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को कार्य तथा व्यवसाय प्रधान बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। ये संस्थान शिक्षा के व्यवसायीकरण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देगा। तकनीकी शिक्षा के सुधार पर निरंतर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता तो स्पष्ट ही है। यह आवश्यक है कि शिक्षण एवं अनुसंधान के कार्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए और उत्कृष्टता के मानदंड स्थापित करने वाली संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की जाए। पिछले वर्ष जब मैंने संसद में अभिभाषण किया था, उसके बाद विश्व में घटनाएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं। बीच का यह समय भारत की विदेश नीति के लिए अत्यधिक व्यस्ततापूर्ण रहा है। सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताएं भारत की एकता और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखना है, ताकि हम अपने क्षेत्र में स्थिरता और शांति का स्थायी वातावरण तैयार करके अपनी भौगोलिक और राजनीतिक सुरक्षा निश्चित कर सकें और विदेशों में स्वस्थ आर्थिक वातावरण बना करके अपनी जनता के आर्थिक कल्याण के अनुकूल एक संरचना का निर्माण कर सकें। प्राथमिकताओं की इस संपूर्ण संरचना में हम निस्संदेह न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के प्रति सचेत हैं, बल्कि हम यह भी बड़ी बात जानते हैं कि हमारा भाग्य एशिया, विशेष रूप से दक्षिण एशिया पर निर्भर करता है। भारत में बहुत पहले 1947 में ही आयोजित किया गया प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन इस तथ्य का प्रमाण है कि आरंभ से ही स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ रहा है।
भारत की नीतियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि ये पुनरुत्थानशील एशिया के अनुकूल हों, क्योंकि हमें आशा है कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी। के साथ द्विपक्षीय आधार पर तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के माध्यम से संबंध को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। हमें आशा है कि पिछले दिसंबर में कोलंबो में बुलाए गए दक्षेश शिखर सम्मेलन में दक्षेश के ढांचे के अंतर्गत आने वाले दक्षिण एशियाई देशों में अधिक आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों के एक गुणात्मक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप सहयोग के महत्वपूर्ण द्वार खुलेंगे जो हमारे उन संबंधों को अभूतपूर्व निकटता को मजबूती प्रदान करेंगे जो नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र का आविर्भाव होने से सुदृढ़ हुए हैं। चीन के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा हमारे संबंधों को और विकसित करने के मार्ग में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। हमने उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में विचारों के आदान प्रदान के द्वारा अपनी आपसी समझबूझ को बढ़ाया है। हम बांग्लादेश में लोकतंत्र के आविर्भाव के कारण बदले हुए परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों के बीच अधिक संबंध हो जाने के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के साथ पारस्परिक मैत्री संबंधों के और अधिक विस्तार के लिए उत्सुक हैं। हम श्रीलंका के साथ दोनों देशों के बीच पारस्परिक और ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ और गहरे बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। श्रीलंका सरकार से प्राप्त आश्वासन के आधार पर श्रीलंका के शरणार्थियों को स्वैच्छिक स्वदेश वापसी 20 जनवरी 1992 से शुरू हो गई है और ये वापसी जारी है। मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध 1991 के दौरान दोनों देशों के बीच स्तर पर हुई अनेक यात्राओं के कारण और अधिक सुदृढ़ हुए हैं। समय समय पर होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के फलस्वरूप भूटान के साथ हमारे उत्कृष्ट संबंधों में निकट की समझदारी और सहयोग को बनाए रखने और सुदृढ़ करने में सहायता मिली है। पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति नकारात्मक रुख अपनाना और पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को सहयोग देना संबंधों को सामान्य बनाने में प्रमुख बाधा बनी हुई है। पाकिस्तान की उसकी हरकतों से उत्पन्न होने वाले उन खतरों से बार बार आगाह किया गया है जिन्हें वह शिमला समझौते और पूरी दुनिया द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय आचरण के उल्लंघन द्वारा कर रहा है। हमने इसके बावजूद विश्वास बनाने की प्रक्रिया और द्विपक्षीय वार्तालाप को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हैं। दुर्भाग्यवश हाल ही में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने ऐसे कार्य किए हैं जिनसे माहौल दूषित हो गया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार दोनों देशों के बीच तनाव मुक्त और अच्छे पड़ोसी संबंध स्थापित हमारे महत्वपूर्ण प्रयासों में सहयोग करेगी। 26 दिसंबर 1991 को हमने रूसी संघ और भूतपूर्व सोवियत संघ के अन्य सभी गणराज्यों को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। रूस को एक उत्तराधिकारी राज्य का दर्जा मिला है और उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भूतपूर्व सोवियत संघ का स्थान ले लिया है। रूस के साथ बल्कि अन्य गणराज्यों के साथ भी अपने परंपरागत संबंधों को बरकरार रखने की कोशिश की है। मॉस्को में अपने दूतावास के साथ साथ यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस में भी दूतावास खोलने और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अपने महावाणिज्य दूत का दर्जा बढ़ाने की हमारी योजना है। इन स्वतंत्र गणराज्यों के साथ राजनीतिक संबंधों का नया स्वरूप देने और उनके साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे व्यापार और आर्थिक संबंधों को बनाए रखने की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस और यूक्रेन की यात्रा की। मध्य एशियाई गणराज्यों के अनेक नेताओं ने भारत की यात्रा की है और अगले कुछ महीनों के दौरान
और यात्रा करने की संभावना है। इन यात्राओं के दौरान हम अपनी ऐतिहासिक मित्रता वाले इन देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए उचित करारों को अंतिम रूप देना चाहेंगे। वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के संबंध में अमेरिका के साथ हमारी वैचारिक समानता विश्व के इन दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच निकट एक सशक्त आधार प्रदान करती है। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों ही मंचों पर हमने व्यापार विचार विमर्श में शांति, सुरक्षा और आतंकवाद एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से उत्पन्न होने वाले खतरों सहित कई अन्य मामले भी शामिल हैं। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत है। वह स्थायी आर्थिक समस्याओं पर काबू पाने के हमारे प्रयासों और आर्थिक सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाने में हमारा समर्थन करता रहा है। अमेरिका के साथ एक दीर्घकालीन और पारस्परिक लाभ की आर्थिक साझेदारी की आशा करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ उपयोगी बैठक की। इस बैठक में हमारे द्विपक्षीय और बहुआयामी संबंधों को और सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में गहरी आपसी दिलचस्पी दिखाई गई। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ हम अपने संबंधों को विशेष महत्व देते हैं। हम अरब के हित, विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के न्यायिक और अविच्छेद्य अधिकारों के संघर्ष को वर्षों से निरंतर एवं स्पष्ट समर्थन देते रहे। भारत ने पश्चिमी एशिया की शांति प्रक्रिया को फिर से बहाल करने तथा अरब राज्यों और इजरायल के बीच विवादों के न्याय समाधान ढूंढने के लिए बातचीत जारी रखने का स्वागत किया है। इस क्षेत्र में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। हम इजरायल के साथ व्यापक और बहुआयामी संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष में हमारे अनुकूल और प्रभावी समर्थन के कारण दक्षिण अफ्रीकी देशों में हमें गर्व है कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के विरुद्ध मुक्त संघर्ष के कारण 1990 में वहां ठोस सुधार हुए हैं। कंबोडिया संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों में हमने अपनी उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। शांति प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के संबंध में कंबोडिया पर हुए पेरिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य देशों के साथ साथ उल्लेख किया गया। हमने 1987 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिजी के मामले को उठाकर राष्ट्रमंडल में फिजी के पुनः प्रवेश का विरोध करके फिजी में जाति भेदभाव स्थापित करने के प्रयासों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। इस समय विश्व महाशक्ति के रूप में जापान की स्थिति परस्पर संबंध के व्यापक मामलों में जापान के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा विश्वास है कि शांति एवं प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हमारे पुराने सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। यह क्षेत्र है जिसने बहुत ही कम समय में तेजी से प्रगति की है। मेरी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से इस क्षेत्र के सारे हमारे पारस्परिक आर्थिक क्रियाकलाप को सुदृढ़ करने के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मेरी सरकार आसियान और इसके देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता देती है। हमें आशा है आसियान के साथ हमारी क्षेत्रीय वार्ता जल्दी शुरू होगी। पिछले दिसंबर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के बाद आज विश्व में एक सुदृढ़ राजनीतिक आर्थिक सत्ता के रूप में यूरोप का प्रादुर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। यूरोपीय समुदाय व्यापार में हमारा मुख्य भागीदार और निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और हम अपना ये सहयोग और अधिक बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं। हमारे प्रधानमंत्री का सबसे पहला विदेशी दौरा जर्मनी का था,
जहां उन्होंने जर्मनी के नेताओं से दोनों देशों के पारस्परिक महत्व और सहयोग के अनेक विषयों पर विचार विमर्श किया। हमने यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे अन्य प्रमुख देशों के साथ भी उपयोगी वार्ता की। शीत युद्ध के अंत में हाल में हुई घटनाओं और उससे संबंधित हुए आमूल परिवर्तनों से यह निश्चित है संघर्ष विरोधी संदर्भ और व्यवस्था की संरचना में उत्तरी दक्षिण देशों के संबंध एक नया रूप धारण करेंगे। विश्व के विकासशील देशों को अपने विकास की इस नई गति के अनुकूल बनाना हो। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में समान समृद्धि प्राप्त करना, खुशहाल एवं संतुष्ट मानव जाति की करने में विश्व शांति और व्यापक निरस्त्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत इस स्वप्न को साकार करने का सख्त प्रयास करेगा। इस प्रकार पर भी हमने प्राथमिकताओं की समग्र संरचना के भीतर ही अपना सहयोग प्रदान किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अत्यधिक तेजी से होने वाले विश्वव्यापी विकास के अनुरूप हो रहा है। हमने इसको स्थायी प्रासंगिकता के प्रति अपना विश्वास पुनः प्रकट किया है। सिद्धांत में राष्ट्रीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता आज उतनी पहले कभी नहीं थी। G15 राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों पर न केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे विचार व्यक्त किए, बहुपक्षीय कार्यसूची के विकास संबंधी मुद्दों को प्रधानता और महत्ता को करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। निर्णायक चरण में पहुंच गया है। हम अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करते रहेंगे और एक अच्छी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली स्थापित करने की प्रयासों में सुधार लाएंगे। पर्यावरण तेजी से अंतर्राष्ट्रीय महत्व और ध्यान आकर्षण का बनते हम बहुपक्षीय सहयोग के प्रयास सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और का समर्थन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के समाधान में विकासशील देशों के विकास की आवश्यकता को समन्वित करना है। हमारा विश्वास है न्यूक्लियर शस्त्रों के विश्वव्यापी प्रसार को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण के मुद्दों के संबंध में दृष्टिकोण अपनाना होगा। अतः सीमित न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र जैसे अंशता या खंडता किए गए कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती, बल्कि वो अंतिम लक्ष्य से हमारा ध्यान विचलित कर सकते। 31 जनवरी 1992 को हुए संयुक्त सुरक्षा परिषद के शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की उस नई प्रभावी भूमिका पर प्रकाश राष्ट्रीय स्थिति में हुए महत्वपूर्ण के परिणाम स्वरूप हमारे प्रधानमंत्री के इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। मानवाधिकारों के लिए और विश्व एवं उचित आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए प्रसार क्षेत्र के बारे में आम सहमति बनाना, अखंडता की रक्षा के बारे में एक मत स्थापित करना, इस विश्व के नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने और नए महासचिव को अपना समर्थन देने का संकल्प करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत भविष्य की ओर तेजी और उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं जिनसे विकास की गति तेज हो, हमारी जनता अच्छी जिंदगी जी सके और भारत विश्व में बदलाव में अपनी पहचान बनाए रख सके। इस समय हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। आइए हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल डालें। हम नए रास्ते खोज रहें, अपने दृष्टिकोण में नवीनता लाएं तथा निडर रहें। आज की कठिनाइयां उज्जवल भविष्य, किंतु भविष्य की ओर बढ़ते हुए में अनुशासन और दृढ़ता लाएं। हम बातचीत के लिए उग्रता का, सौहार्द का त्याग करें, वरना इतिहास में हमारा महत्व पूर्ण हो जाएगा। माननीय सदस्यगण,
महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और राष्ट्रीय महत्व पर विचार करने की अपेक्षा की जाएगी। मेरा विश्वास है कि आप अपने विचार विमर्श बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। अब मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने कार्य में आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद। महामहिम रमन के अभिभाषण के साथ सत्र अब शुरू हो गया है। में रेल बजट पेश किया जाए, फरवरी को पेश होगा। Doordarshan has made elaborate live telecast of the railway budget 29 February. Make sure occasion. This is Vinita D. taking you back from the Central Studios.